नमस्कार। कड़क पर आप सभी का स्वागत है। मैं हिमांशु सिंह पृथ्वी वल्लभ। आज बॉर्डर वॉच में बात होगी पाकिस्तान की। पाकिस्तान आज एक देश नहीं है, एक टाइम बम बन चुका है। ऊपर सन्नाटा है, हालात सामान्य दिखते हैं। सरकार अपने फैसले ले रही है, अदालतें चल रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन जमीन के नीचे एक ज्वालामुखी धधक रहा है। इस ज्वालामुखी का नाम है इमरान खान। जेल की दीवारें उसे रोक सकती हैं, लेकिन उस लावे को नहीं जो पाकिस्तान की राजनीति के नीचे उबल रहा है। जिस दिन यह लावा फटेगा, सिर्फ सरकार नहीं गिरेगी, पूरा सिस्टम आग की लपटों में घिर सकता है। आज पाकिस्तान इस डर के साथ जी रहा है कि कहीं वो दिन बहुत दूर ना हो। हाल ही में जब इमरान खान की बहन अलीमा खान उनसे जेल में मिलकर बाहर आईं और उन्होंने जो कहा कि इमरान खान को जितना दबाया जाएगा वो उतने ही खतरनाक बनकर बाहर आएंगे, तो इसे सिर्फ एक पारिवारिक बयान नहीं माना गया। ये एक सियासी चेतावनी है। यह साफ संदेश था कि इमरान खान समझौता करने वाले नहीं हैं। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान जेल से बाहर आए तो वो मौजूदा सैन्य नेतृत्व, खासकर जनरल आसिम मुनीर के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। अमेरिका की भूमिका इस पूरी कहानी में अब भी अहम है। अमेरिका हमेशा पाकिस्तान को एक जरूरी लेकिन खतरनाक साझेदार मानता रहा है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का यह बयान बार बार याद किया जाता है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे अस्थिर लेकिन सबसे महत्वपूर्ण देश है। अमेरिकी थिंक टैंकों में अक्सर कहा जाता है कि पाकिस्तान इतना बड़ा है कि उसे फेल होने नहीं दिया जा सकता, और इतना खतरनाक है कि उसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। अमेरिका को आज भी पाकिस्तान में ऐसी सरकार चाहिए जो प्रिडिक्टेबल हो, जो सेना के साथ तालमेल में काम करे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जैसे नेता इस मायने में आसान है, इमरान खान नहीं। यही वजह है कि इमरान खान को लेकर चिंता सिर्फ रावलपिंडी तक सीमित नहीं है। वॉशिंगटन भी जानता है कि अगर इमरान खान वापस लौटते हैं और जनता बनाम सेना का नैरेटिव और तेज करते हैं तो पाकिस्तान में हालात काबू से बाहर जा सकते हैं। ऐसे में जहां परमाणु हथियार मौजूद हों, जिस देश में परमाणु हथियार मौजूद हों, यह पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात बन जाती है। विंस्टन चर्चिल का यह पुराना कथन कि पाकिस्तान इतिहास, भूगोल और राजनीति के जाल में फंसा रहेगा, आज पहले से ज्यादा सच लगता है। अब सवाल यह नहीं कि इमरान खान सही है या गलत। असली सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान उस टकराव को संभाल पाएगा जो इमरान खान की रिहाई के बाद पैदा हो सकता है। क्या सेना एक बार फिर अपनी पकड़ साबित करेगी या जनता का गुस्सा सिस्टम को झुकने पर मजबूर कर देगा। पाकिस्तान का इतिहास बताता है कि जब जब सेना और जनता आमने सामने आई है, देश और ज्यादा कमजोर हुआ है। आज हालात ऐसे हैं कि एक छोटी सी चिंगारी पूरे सिस्टम को आग में झोंक सकती है। अब इस कहानी को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत कभी भी असल मायनों में सिविलियन सरकारों की नहीं रही। 1947 में आजादी के बाद से ही सत्ता की असली चाबी सेना के हाथ में ही रही। पाकिस्तान का इतिहास जनरल अयूब खान, जनरल याहिया खान, जनरल जिया उल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ जैसे नामों से भरा पड़ा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने बार बार लोकतंत्र को कुचला, संविधान को तोड़ा और बंदूक के दम पर देश चलाया। पाकिस्तान में चुनाव होते रहे, संसद बनती रही, प्रधानमंत्री आते जाते रहे, लेकिन असली फैसला हमेशा रावलपिंडी से हुआ। यही वजह है कि वहां लोकतंत्र एक व्यवस्था नहीं बल्कि एक दिखावा बनकर रह गया। इमरान खान सत्ता में आना भी इसी सिस्टम का एक हिस्सा था। बहुत से लोग इसे एक्सीडेंट कहते हैं, लेकिन सच ये है
कि ये एक सोचा समझा स्ट्रेटेजिक मूव था। 2018 के चुनाव में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई को जीत मिली। जनता ने इमरान खान को एक ईमानदार नेता, भ्रष्टाचार से लड़ने वाला और पुराने राजनीतिक परिवारों से एक अलग चेहरा मानकर वोट दिया। लेकिन उसी वक्त कई सीनियर एनालिस्ट और पत्रकारों ने कहा, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि इमरान खान को सेना का समर्थन हासिल है और वो सेना के चुने हुए चेहरे। सवाल था कि सेना को इमरान खान ही क्यों चाहिए थे। इसके पीछे अफगानिस्तान था, तालिबान था और अमेरिका की रणनीति थी। उस वक्त अमेरिका अफगानिस्तान से निकलने की तैयारी कर रहा था और उसे पाकिस्तान के सहयोग की सख्त जरूरत थी। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई हमेशा से अफगान पॉलिटिक्स में अहम भूमिका निभाते रहे। इमरान खान तालिबान पर सॉफ्ट लाइन के लिए जाने जाते थे और सेना के साथ तालमेल में काम करने को तैयार दिख रहे थे। अमेरिका के लिए यह एक सुविधाजनक सेटअप था। इसलिए कहा जाता है कि वॉशिंगटन ने सेना के इमरान प्रोजेक्ट पर कोई आपत्ति नहीं जताई। इमरान खान प्रधानमंत्री बने, लेकिन सत्ता में आते ही चीजें बदलने लगी। उन्होंने खुद को सिर्फ एक फ्रंटमैन नहीं, बल्कि फैसले लेने वाला लीडर समझना शुरू कर दिया। यही उनकी सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। उन्होंने अमेरिका को खुलकर जवाब देना शुरू किया, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की अलग पहचान बनाने की कोशिश की और बार बार कहा कि पाकिस्तान किसी का गुलाम नहीं है। जनता को यह बात पसंद नहीं आई, या कह सकते हैं कि जनता को यह बात पसंद आई, लेकिन खासकर युवाओं को। लेकिन सेना और अमेरिका दोनों के लिए यह एक चिंता की बात बन गई। पाकिस्तान की विदेश नीति परंपरागत रूप से सेना तय करती आई है और जब कोई प्रधानमंत्री उस दायरे को पार करता है तो टकराव तय माना जाता है। 2019 में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने आगे चलकर पूरी कहानी की दिशा बदल दी। इमरान खान ने आसिम मुनीर को आईएसआई चीफ के पद से हटा दिया। उस वक्त आसिम मुनीर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के मुखिया थे और कहा जाता है कि यह फैसला सेना के भीतर पसंद नहीं किया गया। सत्ता में बैठे जनरल्स के लिए यह साफ संदेश था कि इमरान खान सिर्फ आदेश मानने वाले नेता नहीं हैं। यही वो बीज था जिसने बदले की कहानी को जन्म दिया। आज वही आसिम मुनीर पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं और इमरान खान जेल में हैं। पाकिस्तान की राजनीति में इसे संयोग नहीं माना जाता। फिर आया वो दौर जिसे साइफर विवाद के नाम से जाना जाता है। इमरान खान ने दावा किया कि अमेरिका ने पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन का इशारा दिया था। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार नहीं हटाई गई तो पाकिस्तान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। एक रैली में इमरान खान ने कहा था कि उनके पास एक दस्तावेज है जो सब कुछ साबित कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा, और ये उनका सीधा बयान था, कि अमेरिका ने कहा था मुझे हटाओ तो सब साफ, मुझे हटाओ तो सब साफ। इस बयान ने पाकिस्तान की राजनीति में आग लगा दी। चाहे उस साइफर की सच्चाई पर आज भी बहस होती है, लेकिन इस बयान के बाद इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट की आंखों की किरकिरी बन गए। इसके कुछ ही महीनों बाद संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इमरान खान की सरकार गिर गई और शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने। कानूनी तौर पर यह संसदीय प्रक्रिया थी, लेकिन पाकिस्तान की जनता के एक बड़े हिस्से ने इसे विदेशी दबाव और सैन्य भूमिका का नतीजा माना। इसके बाद इमरान खान सड़क पर उतर आए। उनकी रैलियों की भाषा पहले जैसी नहीं रही। उन्होंने सीधा सेना नेतृत्व पर सवाल उठाए, नाम लेकर आरोप लगाए और जनता को यह महसूस कराया कि देश में असली लड़ाई जनता और सिस्टम के बीच है। पाकिस्तान जैसे देश में यह सबसे बड़ा अपराध माना जाता है, क्योंकि वहां के नेता सेना के खिलाफ सोचने से भी कतराते हैं। फिर आया 9 मई का दिन और पाकिस्तान की सियासत ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। इमरान खान की गिरफ्तारी हुई
इसके बाद पूरे देश में हिंसा भड़क उठी। कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ, सैन्य ठिकानों के पास प्रदर्शन हुए, सेना के प्रतीकों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के इतिहास में यह पहली बार हुआ था कि इतनी खुलकर सेना को चुनौती दी गई। सेना ने इसे रेड लाइन क्रॉस बताया और तय कर लिया कि अब इमरान खान को केवल एक राजनीतिक विरोधी की तरह ही नहीं बल्कि एक सुरक्षा खतरे की तरह देखा जाएगा। इसके बाद जो हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। मुकदमों की बाढ़ आ गई, पार्टी नेताओं को जेल में डाला गया, पीटीआई के कई नेताओं को राजनीति छोड़ने पर मजबूर किया गया और अंत में इमरान खान को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। सत्ता को लगा कि इससे कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान की राजनीति में अक्सर ऐसा नहीं होता। कुछ नेताओं को जेल में डालने से वे कमजोर नहीं होते बल्कि प्रतीक बन जाते हैं। इमरान खान आज भी पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते हैं, खासकर युवाओं के बीच। इमरान खान अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रह गए, वो उस नाराज, हताश और गुस्से से भरी जनता की आवाज बन चुके हैं जिसे लगता है कि उसके फैसले हमेशा बंद कमरों में लिए जाते हैं। जेल की सलाखें किसी नेता को रोक नहीं सकती, या जेल की सलाखें किसी नेता को तो रोक सकती हैं, एक विचार को नहीं। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि वहां इतिहास बार बार खुद को दोहराता है, लेकिन सबक कोई नहीं लेता। आने वाले दिन तय करेंगे कि यह ज्वालामुखी बुझाया जाता है या फिर एक बार फिर पूरा पाकिस्तान उसकी आग में झुलसता है। यह आने वाला वक्त बताएगा। तो मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? अपने सजेशन हमें जरूर कमेंट करें और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कड़क। नमस्कार। ये कड़क है।